हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा एपिसोड इडियम्स एंड फ्रेजेस। हर एक एपिसोड की तरह यहां पर भी आज हम आपके ज्ञान के भंडार में 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस जोड़ेंगे। जैसा कि मैं हर एक एपिसोड में करता आया हूं, ठीक उसी प्रकार से बारी बारी से एक एक इडियम को आपके सामने रखूंगा। लॉजिकल अप्रोच के माध्यम से उसकी मीनिंग समझाएंगे, साथ ही सेंटेंस में उस इडियम को कैसे इस्तेमाल करें उसके लिए एक एग्जाम्पल भी आपके सामने रखेंगे। इस एक्सप्लेनेशन के दौरान अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बात जो आपके समझ में नहीं आई, तो आप बेझिझक कमेंट में उसे लिखिए जरूर, क्योंकि आपकी परेशानी, आपकी समस्या का समाधान होना बहुत जरूरी है। ये बेहतर सीखने की सबसे बड़ी पहचान है। अगर आप पूछते नहीं हैं तो कहीं ना कहीं चीजें छूटती है। इसलिए पूछने की आदत डालिए। जब कभी भी छोटी से छोटी समस्या हो, कमेंट करने से चूकना नहीं है, क्योंकि हमारे बीच कम्युनिकेशन का अभी फिलहाल यही एक माध्यम है। और मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स द्वारा आप तक पहुंचाए जा रहे एपिसोड्स में कुछ प्रभावी बदलाव किए जाने चाहिए, जिसकी वजह से वो आपको और आसानी से समझ में आए और आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो, तो वो भी बहुमूल्य ओपिनियन आप कमेंट में नीचे लिख करके मुझे जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि कुछ नए सेशन से ऐड करने चाहिए, वो कौन सा सेशन होना चाहिए और उसे किस तरीके से ऐड करना चाहिए, ये भी आप मुझे बताइएगा जरूर। आपके बहुमूल्य विचार का हमेशा मैं इंतजार करूंगा, ताकि लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स आपके लिए और प्रभावी और बेहतर सिखाने वाला मंच बनकर सामने आ सके। चलिए बिना देरी किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस शामिल किए गए हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस। सेशन की शुरुआत करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। इस सेशन में शामिल किए गए 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस में पहला रखने से पहले एक सूचना मैं आप सबको देना चाहता हूं, क्योंकि यह सूचना मैंने पिछले वीडियो में अंत में दी थी और शायद आप तक नहीं पहुंच पाई होगी। यहां पर एरर स्पॉटिंग प्रीवियस ईयर के सेट 46 का जो है डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, बना करके तैयार रहिए। बहुत जल्द उसके सॉल्यूशन के साथ भी आपके सामने हम उपस्थित होंगे। और अगर वो वीडियो में लेकर के आया और आपने उसे नहीं बनाया, तो फिर इस तरीके से वो देखने में भी मजा नहीं आएगा और आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए ये सूचना बहुत जरूरी है। वैसे बच्चे जो इस सीरीज को रेगुलर कर रहे हैं, श्रृंखला में जितने भी सेशंस 45 अब तक पहुंचाए गए हैं, आपने किया है, तो आप 46वां भी नीचे से डाउनलोड करके बना करके तैयार हो जाइए। चलिए, सेशन में लिए गए 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस में से जो पहला है वो है अपहिल टास्क। अब देखिए, यहां पर इस दोनों शब्द को अलग अलग करते हैं और आसानी से इसकी मीनिंग आपको समझ में आ जाएगी। अपहिल का मतलब क्या है कि पहाड़ की चोटी के सेंस में यहां पर लिया गया है। अपहिल का मतलब है ऊपर की तरफ। अपहिल टास्क को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो इसका मीनिंग ये होता है, बेसिकली ये युद्ध के समय में और सेना के संदर्भ में जब कहीं पर भी पहाड़ी पर चढ़ करके जो है, हिल पर चढ़ करके जो लड़ाई करनी होती थी जो युद्ध के मैदान में, तो वो जो युद्ध की विधा है या उस तरीके से जो युद्ध किया जाता है वो काफी कठिन माना जाता है। तो यहां पर अपहिल टास्क का मतलब है, साधारण भाषा में कहें तो कठिन कार्य, डिफिकल्ट टास्क, बैटल, स्ट्रगल, इस सेंस में आप इसको ले सकते हैं। ऐसे अगर इसको प्रॉपरली मीनिंग करें तो कहेंगे समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डू एंड नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड डिटरमिनेशन। मतलब यहां पर है, फिर से सुनिएगा और गौर से सुनिए मैंने क्या कहा। अपहिल टास्क का मतलब है समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डू एंड नीड्स अ लॉट ऑफ डिटरमिनेशन एंड एफर्ट। तो मतलब है कि जिसको करने में बहुत सारे डिटरमिनेशन और एफर्ट की जरूरत होती है, वैसे काम को हम कहते हैं अपहिल टास्क। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं रिहैबिलिटेशन विल बी एन अपहिल टास्क। रिहैबिलिटेशन विल बी एन अपहिल टास्क मतलब है कि रिहैबिलिटेशन एक स्ट्रगल जैसा टास्क होगा, एक डिफिकल्ट टास्क होगा। रिहैबिलिटेशन विल बी एन अपहिल टास्क। आज के सेशन में शामिल किया गया जो अगला इडियम है वो है टू मेक वंस मार्क।
अब यहां पर देखिए कि इस ईडियम में शामिल वंस को मैंने इसी श्रृंखला ईडियम्स एंड फ्रेजेस में कई दफा आपको कई सेशंस में समझाया है। ये वंस किसी एक एप्रोप्रिएट पॉजिटिव एडजेक्टिव से रिप्लेस किया जा सकता है। अब आपके मन में होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है? माई, हिज, हर, योर, देयर, ये सारे हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, जिसके बाद हम एक नाउन का प्रयोग करते हैं, हिज फ्रेंड, हिज ब्रदर, माई ब्रदर, योर पेन। तो इस तरीके से जो है जैसा सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हम वंस को रिप्लेस कर लेंगे। अब रही बात मीनिंग की, तो मीनिंग की जब बात करेंगे तो ये ईडियम ऐसा है कि आप सीधा सीधा मीनिंग देख करके भी इसका जो स्ट्रक्चर है, जो लिखा गया है टू मेक वंस मार्क, इसकी मीनिंग आप आसानी से सेंस कर सकते हैं। वैसे अगर हम इसका संदर्भ इतिहास में ढूंढें तो बड़े ही प्रभावी ढंग से ये आपको दिख जाएगा। जैसे इतिहास में क्या, ये हमारी आदतों में भी है कि किसी भी जगह पर हम जाते हैं, जैसे कहीं जो है गार्डन वार्डन जू वगैरह घूमने गया, तो हम अक्सर उस जगह के, या हमारे ये बचपने में भी खेल की आदत रही है कि किसी पेड़ पर अपना नाम या कोई स्ट्रक्चर बना करके छोड़ दिया और बाद में ढूंढते अपने निशान। तो खैर ये तो मार्क बनाने का है, बट एक्चुअल मीनिंग है तो आप इतिहास के पन्नों में झांकेंगे तो बहुत सारे ऐसे राजा रहे, मैक्सिमम रहा, जिन्होंने कि अपनी प्रसिद्धि के लिए कई सारे स्मारक बनवाए, कई सारे स्मृति चिन्ह बनवाए, सिक्के, मुहरें चलवाई जिस पर उनके नाम का छाप होता था, जो कि उनकी प्रसिद्धि की एक जो है जीवित गाथा होती थी। मतलब है कि अपना निशान छोड़ना, और ये वही छोड़ सकता है जो फेमस हो, वेल नोन हो। तो इसका जो सेंस आता है वो बड़ी आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। आसान शब्दों में अगर कहें तो कह सकते हैं बिकम फेमस, या फिर कहेंगे वेल नोन, और अच्छे तरीके से कहें तो कह सकते हैं टू बी सक्सेसफुल एंड फेमस डूइंग समथिंग, टू बी सक्सेसफुल एंड फेमस डूइंग समथिंग। इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं टू मेक वंस मार्क। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं ही हैज मेड हिज मार्क इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड, ही हैज मेड हिज मार्क इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड। मतलब है कि उसने फाइनेंशियल वर्ल्ड में अपनी प्रसिद्धि छोड़ी या प्रसिद्धि बनाई, अपनी जगह बनाई, अपने पहचान छोड़े, वह फाइनेंशियल वर्ल्ड में वेल नोन है। ही हैज मेड हिज मार्क इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड। आज के सेशन में जो अगला ईडियम शामिल किया गया है वो है टू मिस द बोट। टू मिस द बोट बड़ा ही आसान सा संदर्भ है। देखिए, आपको कहीं जाना है, आपके बीच में बाधाएं हैं और उसको हम एक नदी की तरह लेते हैं, उसे पार करनी है तो आपको वो बोट चाहिए। दैट मीन्स अगर आपको नदी के पार जाने की अपॉर्चुनिटी चाहिए तो उस बोट को पकड़ना पड़ेगा, उस बोट को लेनी पड़ेगी, उस बोट पर सवार होकर पार करना पड़ेगा। यहां क्या है? टू मिस द बोट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप बोट मिस कर जाते हैं तो आप वो अपॉर्चुनिटी खो देंगे, वो अवसर आपके हाथ से चला जाएगा। उस जगह तक पहुंचने की जो आपके लिए डिजायर्ड है, जिसकी आप सोच रखते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो आपसे छूट जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि मौका गंवाना। हिंदी में अगर इसको कहें तो सीधा सीधा कह सकते हैं टू मिस द बोट का मतलब है मौका गंवाना। इंग्लिश में कहें तो कह सकते हैं टू लूज एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग बाय बीइंग स्लो टू एक्ट। टू लूज एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग बाय बीइंग स्लो टू एक्ट। यहां पर बेसिकली क्या कहा गया है कि किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना, कुछ करने की अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना। कैसे भाई? स्लो होकर, मतलब आप उतने तेज तर्रार नहीं हैं, उस वजह से कोई अपॉर्चुनिटी छूट जाए तो मिस द बोट। जैसे क्या होता है, अक्सर आप इसको ट्रेन से भी, बस पकड़ने से भी, अगर आप चुस्ती दुरुस्ती नहीं दिखाते हैं, समय से सब कुछ नहीं करते हैं, तो बसें चली जाती है, ट्रेनें चली जाती है और आप छूट जाते हैं। हम लोग अक्सर जो है कहते हैं ट्रेन छूट गई, नहीं, आप छूट गए, ट्रेन तो अपने डेस्टिनेशन की तरफ गई ही। तो यहां पर जो है टू मिस द बोट कहने का मतलब है टू लूज एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग बाय बीइंग स्लो टू एक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं यू शुड हैव सोल्ड दैट ईयर अगो, यू मिस्ड द बोट। यू शुड हैव सोल्ड दैट ईयर अगो, यू मिस्ड द बोट। मतलब है कि तुम्हें उसे सालों पहले बेच देना चाहिए था, तुमने मौका गंवा दिया। तुम्हें उसे सालों पहले बेच देना चाहिए था, तुमने मौका गंवा दिया। You should have sold that year ago. You should have sold that year ago. You missed the boat. आज के सेशन में शामिल किया गया जो अगला इडियम है वो है टू ग्रीज द पाम। अब देखिए, इसको पढ़ करके आपको मीनिंग समझ में नहीं आएगी। ग्रीज द पाम, ग्रीज का मतलब होता है एक गाढ़ा, चिपचिपा, फिसलनदार
पदार्थ होता है जिसको हम अक्सर बॉल बेयरिंग या मशीन में अप्लाई करते हैं ताकि वो स्मूथली काम कर सके। ये एक्चुअली वहीं से लिया गया है। अब क्या है कि अगर हम इंसान की क्रियाविधि के लिए इसको इस्तेमाल करें तो ग्रीस द पाम, पाम का मतलब होता है हथेली, तो हथेली पर जो ग्रीस अप्लाई करेंगे तो इस दुनिया में सबसे जो ग्रीस है इंसान के लिए वो है पैसा। हर चीज स्मूथ हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो आप समझिए कि आपको किसी प्रोसीजर को बाईपास करना है, बहुत सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, वहां पर आप समझते हैं कि आपके लिए अवरोध पैदा हो सकता है या आपने कुछ गड़बड़ किया है, फिर भी आप चाहते हैं कि आपका काम होना चाहिए। आप ये मनसा रखते हैं कि किसी को आप राजी कर लें, तो उसके लिए जो हम वो उसके हाथ पर जो ग्रीस अप्लाई करते हैं, टू ग्रीस द पाम कहने का मतलब है पैसा जो हम उसे देते हैं उसको कहा जाता है टू ग्रीस द पाम। एक्चुअली इसका अगर मीनिंग आसान शब्दों में आप समझें तो समझ सकते हैं टू ब्राइब। टू ग्रीस द पाम का मतलब है सीधा सीधा घूस देना। इंग्लिश में अगर इसे कहें तो कह सकते हैं टू सीक्रेटली गिव समवन मनी इन ऑर्डर टू परसुएड देम टू डू समथिंग फॉर यू। टू सीक्रेटली गिव समवन मनी इन ऑर्डर टू परसुएड देम टू डू समथिंग फॉर यू, मतलब है कि इस उम्मीद में किसी को पैसे देना कि आप उसे राजी कर सको आपके लिए कुछ करने के लिए। इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं टू ग्रीस द पाम। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं वी हैड ग्रीस द पाम ऑफ द वेटर टू गेट अ टेबल in the crowded restaurant. We had greased the palm of the waiter to get a table in the crowded restaurant. मतलब है कि मैंने वेटर को घूस दिया एक भीड़ भरे रेस्टोरेंट में टेबल लेने के लिए, टेबल पाने के लिए, मतलब ताकि वहां बैठ सके। We had greased the palm of the waiter to get a table in the crowded restaurant. आज के सेशन में शामिल किया गया जो आखिरी इडियम है वो है to rock the boat। अब देखिए यहां पर फिर से आ गया बोट, और बोट जब संतुलित अवस्था में होती है तो वो काफी सुखद, रोमांचकारी और आसान मानी जाती है नदी पर तैरकर दूसरी तरफ जाने के लिए। रॉक द बोट कहने का मतलब है उसको डिस्टर्ब करने से, है ना, उसको हिलाने से। और हिलाने से क्या होगा कि बैलेंस खराब हो सकता है, उलट सकती है, डूब सकती है। तो रॉक द बोट कहने का जो सेंस आता है सीधा है, इसको अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि संतुलन की स्थिति को बिगाड़ना, डिस्टर्ब करना, जो एक साम्य की स्थिति है उसको कहीं ना कहीं से बर्बाद करना। टू रॉक द बोट इंग्लिश में अगर कहें तो कह सकते हैं से और डू समथिंग टू डिस्टर्ब एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड अपसेट पीपल। से और डू समथिंग टू डिस्टर्ब एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन और अपसेट पीपल, मतलब कुछ भी ऐसा करना जिससे एग्जिस्टिंग सिचुएशन डिस्टर्ब हो और लोग अपसेट हो, उस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं टू रॉक द बोट। मैं समझता हूं बड़ी आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि बोट का शांत होना वो सबसे बेहतर है कि वो सीधे तरह से आसानी से तैरता रहे, तो हम जो चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन वो हिलेगा तो डिस्टर्ब होगा, लोग अपसेट होंगे, डरेंगे, डूबने की स्थिति बन जाएगी। तो उस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं टू रॉक द बोट। मैंने क्या कहा, से और डू समथिंग टू डिस्टर्ब एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड अपसेट पीपल। इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं टू रॉक द बोट। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं डोंट रॉक द बोट अंटिल नेगोशिएशंस आर फिनिश्ड। डोंट रॉक द बोट अंटिल नेगोशिएशंस आर फिनिश्ड, मतलब है कि जब तक नेगोशिएशन फिनिश नहीं होता है कुछ भी डिस्टर्बेंस पैदा मत करो, है ना, साम्य की स्थिति खराब मत करो। डोंट रॉक द बोट अंटिल नेगोशिएशंस आर फिनिश्ड। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में ये 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस जो शामिल किए गए सब के सब नए होंगे और सबको आपने आसानी से समझ लिया होगा। इस सेशन में जो हमने पहला इडियम रखा वो था अपहिल टास्क, जिसका मतलब है डिफिकल्ट टास्क। दूसरा मैंने रखा टू मेक वंस मार्क, इसका मतलब था बिकम फेमस, वेल नोन। जो तीसरा मैंने रखा वो था टू मिस द बोट। टू मिस द बोट कहने का मतलब है किसी अपॉर्चुनिटी को खोने से, गंवाने से। जो उसके बाद रखा गया इडियम है वो है ग्रीस द पाम, मतलब है घूस देना। और जो आखिरी शामिल किया गया टू रॉक द बोट, इसका मतलब होता है कि साम्य की स्थिति को बिगाड़ना, संतुलन को खराब करना। उम्मीद करता हूं कि ये सब के सब बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा और एग्जाम्पल भी आप ढंग से समझ गए होंगे। अब आपके लिए यहां पर एक काम है कि इस 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस पर कम से कम एक सेंटेंस बनाकर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें जरूर।
अगर इस एक्सप्लेनेशन में कोई परेशानी हुई है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, आप अपनी बात, अपनी दुविधा मुझे लिख करके जरूर बताएं और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसको और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं। बहरहाल उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और अपना कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहां पर पहले से जुड़े हुए वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे इंस्टीट्यूशंस खुल चुकी होगी और धीमी धीमी गति से ही आप अपनी पढ़ाई की पटरी और दैनिक दिनचर्या पर वापस लौट रहे होंगे। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगले दिन फिर एक रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सीजन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।